नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम करने जा रहे हैं दृष्टि मैगजीन जो घटना चक्कर का करंट अफेयर है, पार्ट नंबर 2। राष्ट्रीय परिदृश्य हम पढ़ रहे थे। ये जो बुकलेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के लिए, इवन आरएएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन ग्रुप में त्रिदिशाएं क्लासेस का डिस्कशन ग्रुप है, उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से भी ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने डिजिटल कृषि मिशन तक का जितना भी डाटा था उसे कवर करने की कोशिश की थी। आज इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल कृषि मिशन, इसकी जो शुरुआत है वो 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है उसमें हमें देखने को मिली थी, क्योंकि भारत की डिजिटल क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए कृषि क्षेत्र में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। उसके बाद जब 2024-25 का बजट आया तब उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे केंद्र सरकार और साथ ही राज्यों के साथ साझेदारी में आने वाले 3 वर्षों के लिए इसे लागू करने की घोषणा की। इस पहल के तहत लगभग जो भी किसान हैं 400 जिलों के अंदर रहने वाले, उनकी भूमि को कवर किया जाएगा। तो लगभग 400 जिले में, और जो फसल है वो खरीफ की फसल का यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे में 400 जिले में खरीफ का सर्वेक्षण होगा, जिसमें इनका जो लक्ष्य है वो 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ ही जो भी रजिस्ट्रियां हैं उनको अपडेट करना है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें है यहाँ पे कि 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। टोटल आउटले की जहाँ तक बात की जाती है तो 2817 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र का हिस्सा जो है वो 1940 करोड़ रुपए है। चूंकि ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लस राज्यों के साथ में मिलकर शुरू की गई है, तो इसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में कहा जाएगा। ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, ताकि डिजिटल तरीके से लोग जब अपडेट रहेंगे तो उनको मदद ज़्यादा मिल सकेगी। इसमें जो मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो ये है, जो किसान और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो डाटा अलग अलग जगह पर बिखरा पड़ा हुआ है उसका उद्देश्य एक ही मंच पर समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। नेक्स्ट, इससे कई डाटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रखरखाव की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। किसान जो भी हैं इसके फलस्वरूप अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है किसानों की डिजिटल पहचान को सुनिश्चित करना, उसे प्रमाणित करने में उन्हें सक्षम बनाना, और जिसके जरिए जो विभिन्न लाभ और सेवाएं हैं वो उसे प्राप्त कर सकेंगे। कई अलग अलग डाटाबेस रखने की जरूरत नहीं, यानी एक समेकित मंच का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इस मिशन के फलस्वरूप क्या होगा, किसानों को बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के जो भी लाभ और सेवाएं हैं वो आराम से मिल सकेंगी। साथ ही जो विभिन्न कार्यालय और सेवा प्रदाताओं के समक्ष में उन्हें बार बार भौतिक रूप से उपस्थित होने की या बहुत कम ही कोई आवश्यकता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डिजिटल कृषि जो मिशन है उसके कुछ मूलभूत स्तंभ है जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो डिजिटल कृषि मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिज़ाइन की गई है, और इसे जो विभिन्न कृषि पहल है उनको समर्थन प्रदान किया जा सके, इसके लिए इसमें कोशिश की गई है। 2 फंडामेंटल पिलर्स हैं इसके, एक है एग्रीस्टैक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्रीस्टैक क्या है, बेसिकली ये एक किसानों के लिए किसान का पहचान पत्र है, इसको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग भी शामिल की जाएगी, यानी किस क्षेत्र में किस तरह की मृदा है, उनमें किन किन जो भी खनिज लवण हैं, किसकी कमी है, किसकी अधिकता, इन सब के बारे में मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग की जाएगी। जो ये तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं, यानी एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, और मृदा प्रोफाइल मैपिंग, इन सभी के उपयोग से क्या होगा कि जो भी किसान हैं
एक तो वो डिजिटल सेवाओं को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। अब एग्रीस्टैक के बारे में जानते हैं क्या है, ये पूछा जा सकता है। एग्रीस्टैक किसानों की एक पहचान पत्र है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एग्रीस्टैक है क्या, तो किसानों की पहचान है ये। इसमें एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता और आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें 3 प्रमुख रूप से घटक हैं, इसके 3 मुख्य घटक हैं। इसे किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिज़ाइन किया गया है। एक है फार्मर्स की रजिस्ट्री करना, दूसरा है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स बनाने, और तीसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री करना, ठीक है, यानी बोई गई फसल की रजिस्ट्री करना। तो 3 मुख्य चीज़ें हैं, किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री करना। एग्रीस्टैक के माध्यम से फार्मर आईडी बेसिकली इसकी शुरुआत की गई है। ये आधार कार्ड की तरह ही होगी और जो किसानों की आईडी होगी एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रख रखाव मुख्य तौर पर राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा किया जाएगा। ये यहाँ पर मुख्य तौर पर जानने योग्य बात थी। किसान आईडी और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, पशुधन का स्वामित्व है, कितनी फसल बोई गई है और इनसे जो भी लाभ मिल रहे हैं उनको, इन सभी के बारे में जो डाटा है वो सारा का सारा किसान आईडी से जुड़ जाएगा। तो मुख्यतः किसान के बारे में, उसके लैंड रिकॉर्ड के बारे में, उसके पशुधन के बारे में, कितनी फसल बोई गई है, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इन सभी का डाटा एग्रीस्टैक के जरिए जाना जा सकेगा। किसान आईडी के निर्माण और जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है उसके परीक्षण के लिए 6 राज्यों में हालांकि प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से शुरू किया गया है, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड़, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का विरुधनगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना कि कौन से वो 6 राज्य हैं या कौन से शहर हैं जिसमें प्रायोगिक परियोजना के तौर पर, यानी इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रयोग करके देखा जा रहा है कि हाँ ये सही तरीके से काम करेगा या नहीं। इसीलिए 6 राज्यों के 6 जो जिले कह सकते हैं या शहर हैं उनमें इनको मुख्य तौर पर शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड़, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का विरुधनगर शामिल है। 3 वर्षों के दौरान इसमें 11 करोड़ लोगों के जुड़ने का या उनकी पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उम्मीद है डिजिटल कृषि मिशन के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6 करोड़, जो 11 करोड़ का डाटा है वो कैसे कवर किया जाएगा, जिसमें 2024-25 में 6 करोड़, फिर 25-26 में अगले 3 करोड़ एंड देन 26 से 27 में 2 करोड़, यानी 6, 3 और 2, इस तरीके से इन आईडी का निर्माण किया जाएगा। ये टारगेट सेट किया गया है। 2 सालों के अंदर ही एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2024 से 25 में 400 जिलों में और फिर उसके बाद 2025 से 26 में बाकी जितने भी जिले बचे हैं 250 समथिंग, ठीक है, उन सभी जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। कैसे निर्णय सहायता प्रणाली जो दूसरी स्कीम है, ठीक है, जो दूसरा पिलर है, यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि के ऊपर जो रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव जियोस्पेटिकल सिस्टम का निर्माण करेगी, ठीक है, यानी रिमोट सेंसिंग के आधारित जो भी जानकारी हो सकती है फसलों से संबंधित, मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, जलवायु वहाँ की कैसी है और जल संसाधन है कि नहीं, सिंचाई वहाँ पर हो सकती है या नहीं, हो रही है या नहीं, या संसाधनों को डेवलप करने की ज़रूरत है, इस तरह की जितनी भी तमाम जानकारी है वो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के द्वारा जानी जा सकेंगी। मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग की जाएगी, जिसमें लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जमीन रहेगी जो कृषि भूमि, यानी इसके 1:10,000 के पैमाने पर एक सोइल प्रोफाइल मैप तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त जो ये मिशन है उसके अंतर्गत डिजिटल सामान्य जो फसल सर्वेक्षण है यानी फसल अनुमान है उसको वैज्ञानिक रूप से कटाई प्रयोग के आधार पर जो उपज का अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है, बोने के आधार पर नहीं, यहाँ पर क्या किया जाएगा, कटाई प्रयोगों के आधार पर जो उत्पादन हो रहा है उसका अनुमान करेगा। ये मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग में ही शामिल है डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा।
इसके बाद में अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई थी। किस लिए की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने के उद्देश्य से। ये देश में जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं या डिस्प्ले इकोसिस्टम्स हैं उनके विकास के लिए मुख्य तौर पर एक कार्यक्रम है, यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए और डिस्प्ले इकोसिस्टम की डेवलपमेंट का एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो भी सेमीकंडक्टर हैं या डिस्प्ले निर्माण किया जाएगा, उसके अलावा डिज़ाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो केवल अर्धचालक और डिस्प्ले के लिए नहीं बल्कि डिज़ाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को वर्ल्ड लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव माहौल प्रदान किया जाएगा और प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, जिससे अर्धचालक और डिस्प्ले पारितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं और डिस्प्ले इकोसिस्टम्स है उसके विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीति के उद्देश्य से ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। नेतृत्व आपको पता ही चल गया कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ ही इसका नेतृत्व करेंगे। अब ये जो मिशन है वो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत और जो स्वतंत्र प्रभार वाले कहाँ गया स्वतंत्र प्रभार वाले एक व्यापार प्रभाग है, उसके तहत ये काम हो रहा है। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। फैक्ट क्या है ये? केंद्र सरकार ने इसे साणंद गुजरात से शुरू की गई है, वहाँ पर एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा टोटल 3 भी लगी हैं। एक सबसे पहले जो लगी थी वो धोलेरा गुजरात में लगी थी। अब पहले साणंद वाली इकाई की बात करते हैं। तो ये जो इकाई है साणंद में जो लगी है सेमीकंडक्टर यूनिट, ये कोयंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है और इसकी जो प्रस्तावित इकाई में लगभग 3300 करोड़ रुपए की निवेश रखा गया है पैमाना यहाँ पे कि ये 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता लगभग होगी 60 लाख चिप्स प्रतिदिन। इस इकाई में उत्पादित जो चिप्स हैं उनका औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन, इन सभी क्षेत्रों के में विविध अनुप्रयोगों में इनका प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पूर्व जून 2023 में ही केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। पुणे 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। जो 3 जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनके बारे में बता दें। एक है धोलेरा गुजरात में लगाई गई है, दूसरी असम के मोरीगांव में लगाई गई। तो यहाँ से बस इतना ही आपको पढ़ना है। एक धोलेरा गुजरात में लगाई गई है और जो धोलेरा गुजरात में है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है और यह सेमीकंडक्टर जो है वो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ताइवान की साझेदारी में स्थापित की जाएगी। ठीक है, क्षमता इसकी है लगभग 50,000 वाफर स्टार्स पर मंथ होगी और ये पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। ठीक है, तो भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब कौन सी है? तो धोलेरा गुजरात में जो इकाई स्थापित की जा रही है वह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। असम में अर्धचालक इकाई जो स्थापित की गई है दूसरी, वो है मोरीगांव असम में स्थापित की गई है और ये 27,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्थापित की गई है। इसमें लगभग एक दिन की जो इसकी उत्पादन क्षमता होगी वो होगी 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। और साणंद गुजरात में तो अभी स्थापित की ही गई है, ये तो बताया आपको। साणंद गुजरात में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है। इसमें आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फॉर असेंबली एंड टेस्ट की सुविधा स्थापित की जाएगी। ये जो अर्धचालक इकाई होगी वो
रेनेसोस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड की जो पब्लिक कंपनी उनकी साझेदारी में स्थापित की जाएगी। तो धोलेरा गुजरात वाली जो है वो ताइवान की साझेदारी में स्थापित की गई है और सानंद गुजरात में जो यूनिट स्थापित की जा रही है वो जापान और थाईलैंड की साझेदारी में स्थापित की जा रही है। इसमें जो स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं उनके उत्पादन के लिए इस इकाई की स्थापना 7600 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। उत्पादन क्षमता होगी 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन, ठीक है। और 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत 3 अर्धचालक संयंत्र इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब कुल हो गई हैं 5 यूनिट्स, क्योंकि 3 अभी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो यूनिट लगाई गई हैं इन सबको मिलाकर के टोटल हो गई है 5। नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे देखते हैं भारत अमेरिकी साझेदारी। यहाँ पे से कुछ खास है नहीं, बस एक ही न्यूज़ है ये कि 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग और भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ एक साझेदारी की घोषणा की गई है। उद्देश्य है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोर्स के तहत वैश्विक अर्धचालिक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना, तो यानी वर्ल्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करना और उसमें विविधता लाने के अवसरों का पता लगाना है। ITSC SI कोर्स का सर्जन अमेरिका के वर्ष 2022 में चिप्स अधिनियम के तहत किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और जो ध्वज है वो नीले रंग का है और प्रतीक चिन्ह के बारे में हम अभी बताते हैं आपको। तो संविधान का में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 124 के तहत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके लागू होने के साथ ही ये अस्तित्व में आ गया था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की इन्होंने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया है। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ में सुप्रीम कोर्ट अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो एक लेडी देखते थे आप, न्याय की देवी जिसे कहा जाता था, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई, उसके हाथ में तलवार दे दी गई है। तो और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चर्चा में है, तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उनको देखते हैं, स्मरणीय तथ्य क्या हैं। तो स्मरणीय तथ्य में सबसे पहले है कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है यही नया लोगो है। ये लोगो आप देख ही रहे होंगे कि नीले कलर का जो झंडा है उसके ऊपर संविधान के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भवन जो गोलाकार है और स्वर्ण रंग से यहाँ पर ये लिखा गया है। उसके ऊपर अशोक चक्र और नीचे लिखा है यतो धर्मस्थो जय, ठीक है। यतो धर्मस्थ जय का अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। तो ये पूरा आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण डिजाइन को एक सर्कल में पिरोया गया है और निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्थो जय लिखा गया, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, इसका अर्थ है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित जो डिज़ाइन है वो सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह यानी नेओ इंसिग्निया के रूप में अब कार्य करेगा। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसका नया प्रतीक चिन्ह ये होगा जो अभी आपको दिखाया गया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके अलावा 75 वर्ष पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आयोजन हुआ। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसी अवसर पर
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वाड़वन पत्तन का शिलान्यास किया गया है। तो भारत में कुल 12 मेजर पोर्ट हैं। जो मेजर पोर्ट हैं उनका संचालन, उनकी देखरेख जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, और जो छोटे पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो 12 जो महत्वपूर्ण मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें पूर्णतः केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं और मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के प्रावधानों के द्वारा शासित है। अब जो वाड़वन पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है और इसका नया शिलान्यास किया गया है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं। भारत में हालांकि जो पत्तन है वो सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचे और अवसंरचना इन सभी सुविधाओं से लैस है, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसमें वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। कंटेनर पोतों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है और मुंबई पत्तन है उन पर कंजेशन पहले से ही काफ़ी गंभीर चिंता का जो विषय है वो बना हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर गहरे पत्तनों का विकास करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अब इसके बारे में जो फैक्ट है जो आपके पीसीएस में आ सकते हैं वो है ये कि 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाड़वन पोत का शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट है ये, तो महाराष्ट्र में है वाड़वन पोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 19 जून को स्वीकृति प्रदान की गई थी। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की जो कुल लागत है, इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,220 करोड़, ये कहीं नहीं पूछने वाला है। निर्माण हुआ है वाड़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, इसका निर्माण किया गया है। जो वाड़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो VPPL जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। तो VPPL क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गठित एक SPV है, जिसमें इनकी जो हिस्सेदारी है, जिस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम की जो हिस्सेदारी है वो 26% है। इस पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त एक ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़े गहरे जल वाले जो भी पोर्ट्स हैं उनमें से एक होगा। निर्माण पूरा होने के बाद हालांकि ये विश्व के जो टॉप 10 हैं उन पोर्ट्स में से एक होगा। ट्रांजिट टाइम और जो लागत है उसको कम करते हुए, यानी पारगमन आने जाने का जो समय है और जो लागत है उसको कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। ये जो पतन है वो बड़े कंटेनर पोत और जो अति विशाल मालवाहक पोत हैं उनको आसानी से ठहरने की क्षमता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बात इतनी सी थी यहाँ पर, जो आप लोगों को याद करनी थी वो ये है, वाड़वन पोत का शिलान्यास किया गया है, जिसमें जो भारत है उसके पश्चिमी तट पर ये स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में जिले में डहाणू नगर के निकट ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन इसका निर्माण कर रहा है, तो ये इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी जानने के लिए इतना हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम इसमें शामिल है। नेक्स्ट यहाँ से जो टॉप मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से हैं। क्षमता वमता की यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना भी डीप नहीं पूछता है। तो मेजर जो 12 पोर्ट हैं ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन ये कोलकाता में है, हल्दिया के आसपास या हल्दिया सहित इसमें शामिल किया गया क्षेत्र है। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, कामराजार पत्तन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरनार पत्तन ये तुतुकोडी तमिलनाडु, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में, मोरमेगांव पत्तन गोवा में, नवमंगलूर पत्तन कर्नाटका में, कोचीन पत्तन कोची केरल में है। इसके बाद में ये जो 12 मेजर पोर्ट हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं और अभी वाड़वन पोर्ट बनाया जा रहा है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की जाती है हर साल, जो विश्व बैंक और उसकी और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 4था संस्करण था और इस 4थे संस्करण में शीर्ष 20 स्थानों में से 13 जो स्थान हैं वो लगभग पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई पत्तनों के शामिल हैं। ठीक है, यानी जो 20 हैं उनमें से जो टॉप पे जो पोर्ट्स हैं वो शामिल हैं या वो हैं
ईस्टर्न और साउथ ईस्ट एशिया से ही इसमें शामिल किए गए हैं। इस सूचकांक के तहत जो कंटेनर शिप्स हैं उनके द्वारा किसी भी पोर्ट में जो टाइम व्यतीत किया गया है उसका विशेष तौर पर मापन किया जाता है। लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पतन इसमें टॉप पर रहा है और इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जो टॉप 100 हैं उसमें भारत के 9 पतनों को शामिल किया गया है, जिसमें विशाखापत्तनम एक जो 2023 में 19वां स्थान इसने हासिल किया था। 2022 के सूचकांक में विशाखापत्तनम का जो स्थान था वो 115वां था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुधार यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसके बाद में CPPI है, उसमें टॉप 100 पतनों में शामिल भारत के जो पतन हैं वो देख लेते कौन कौन से हैं। तो 19वीं रैंक पे है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। मुद्रा पतन गुजरात में है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद में 41 नंबर पे है पीपवाव पतन, गुजरात में है। 47 पे कामराज पतन, तमिलनाडु में है। कोचीन पतन है केरल का। 68 पे हजीरा पतन है गुजरात का। 71 पे कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। चेन्नई पतन तमिलनाडु और जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र। टॉप 100 में कौन कौन से शामिल हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो ये मिलान जरूर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। जैसे हजीरा पतन गुजरात में, कृष्णापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, कामराज तमिलनाडु में है, पीपवाव गुजरात में है। तो मैच करने के लिए जरूर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है NICDP को लेकर के, यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। भारत का सबसे ज़्यादा एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, यानी भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। लक्ष्य है इसका भारत में भविष्य के औद्योगिक जितने भी शहर हैं उनका विकास करना, जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश लो यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी ऐसी इंडस्ट्रियल सिटीज़ का डेवलपमेंट करना है जो वर्ल्ड के साथ में एक कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ में पर्याप्त कंपटीशन कर सके, उस लेवल के यहाँ पर शहर बनाने हैं। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत में जो नए औद्योगिक शहर हैं उसका निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में ही करने की परिकल्पना की गई है। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप लोग बता दीजिए ना कमेंट करके कितने स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो गई हैं। ठीक है, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 फेज में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 के अंतर्गत कुल मिलाकर के 32 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से पहले जो 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जा चुके हैं और बाकी 4 में अभी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है नए इंडस्ट्रियल शहरों की स्थापना की। कुल मिलाकर के कितना इन्वेस्टमेंट है ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये जो 12 औद्योगिक शहर हैं वो 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और 6 प्रमुख गलियारों के साथ ही रणनीतिक रूप से प्लान्ड होंगे। ये 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की अभी घोषणा की गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिसकी वजह से एक शहर का नाम उल्लेख नहीं हो पाया, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी थी, इस वजह से केवल 11 के नाम की घोषणा की गई है। ये जो 11 हैं उन 11 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे है पहला खुरपिया उत्तराखंड का, राजपुरा पटियाला पंजाब में है, दिघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, उरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपरथी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान। ठीक है, तो खुरपिया उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड से एक है। यूपी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो 2 शहर हैं, आगरा और प्रयागराज है। बिहार PCS भी लाइन में है इसलिए गया, ये नए औद्योगिक शहरों को स्वीकृत किया गया उसमें बिहार का गया है। इसके अलावा जोधपुर पाली राजस्थान और उत्तराखंड का खुरपिया। महाराष्ट्र का एक है दिघी महाराष्ट्र का, राजपुर पटियाला पंजाब का है। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। उरवाकल आंध्र प्रदेश के 2 यहाँ पर शामिल हैं, उरवाकल और कोपरथी। उम्मीद है इतने आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जो 11 औद्योगिक गलियारे हैं वो कौन कौन से हैं एक बार उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा है अमृतसर कोलकाता, तीसरा है चेन्नई बेंगलुरु, चौथा है विजाग चेन्नई, 5वां है बेंगलुरु से मुंबई तक, छठा है उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद
नागपुर 7वां, हैदराबाद से वारंगल तक एक दूसरा जाता है, और हैदराबाद से बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, यानी हैदराबाद से 3 है यहाँ पे, हैदराबाद से नागपुर महाराष्ट्र में, हैदराबाद से वारंगल, हैदराबाद से बेंगलुरु, इसके अलावा कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक CBIC का विस्तार किया गया है। CBIC यानी चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा का जो विस्तार किया गया वो कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक गया है। देन दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा, इस तरीके से 11 मुख्य तौर पर औद्योगिक गलियारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है NICDP में 4 विकसित जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं औद्योगिक स्मार्ट शहर, यानी उसमें है एक धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात का है, दूसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र का, तीसरा है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, चौथा है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र मुख्य तौर पर शामिल हैं NICDP में। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट न्यूज़, वो है एकीकृत पेंशन योजना को लेकर के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। एकीकृत पेंशन योजना का अर्थ है कि अब केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो वृद्धावस्था में इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस नई योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ऐसे कर्मचारी जो अभी वर्तमान में नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास में भी ये ऑप्शन होगा कि वो UPS पर स्विच कर सकते हैं। ये वन टाइम ऑप्शन है, और राज्यों को भी अपने कर्मचारियों को UPS फ्रेमवर्क के तहत लाने का एक विकल्प प्रदान किया गया है, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। यानी सेंटर की जो पेंशन स्कीम है उसके अंडर में स्टेट के लिए भी ये विकल्प दिया गया है कि वो भी अपनी पेंशन को छोड़ करके, या फिर जो लोग पहले से नेशनल पेमेंट सिस्टम के पार्ट रहें वो भी UPS पर स्विच कर सकते हैं। अब UPS है क्या, ये देख लेते हैं। तो UPS हालांकि एक ऐसी योजना है जो एक एवरेज बेसिक पे के समतुल्य पेंशन प्रदान करेगा। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। 24 अगस्त 2024 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो मंजूरी इसी साल हो गई है 24 अगस्त 2024 को, लेकिन प्रभावी होगा अगले साल से। ठीक है, जो बजट ईयर होता है हमारा तब से 1 अप्रैल 2025 से। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनकी, तो इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है सुनिश्चित पेंशन स्कीम, यानी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, जितनी उनकी एवरेज पे रहेगी लास्ट की 12 महीने की। सपोज कीजिए कि 2025 में कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है, तो 2024 से 25 के बीच में जो 12 महीने हैं जितनी उनकी एवरेज पे होगी उसके 50% के समतुल्य उनको मूल पेंशन प्रदान की जाएगी। हालांकि जो उपयुक्त पेंशन राशि है जो अभी बताई उसमें हमें उसके लिए न्यूनतम शर्त ये है कि 25 वर्षों की सेवा उनको ज़रूर करनी होगी। 25 से अगर कम सेवा अवधि है तो उसके लिए अनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी, लेकिन न्यूनतम जो अवधि है वो कम से कम 10 साल तक आपको जॉब करनी ही होगी, उसके बाद ही आप इसके पात्र होंगे। यानी न्यूनतम आपकी 10 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा अगर आपको करना है इसमें पार्टिसिपेट तो न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपकी 25 साल से कम है तो अनुपातिक रूप से कम पेंशन आपको मिलेगी। इसके अलावा बेनिफिट ये है कि एक सुनिश्चित जो है पारिवारिक पेंशन इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी भी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन की 60% के समतुल्य राशि एक अश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। जैसे कोई कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन उसके 60% के लगभग, फॉर एग्जांपल किसी को अभी मिल रहे थे 10,000 रुपये पेंशन, तो उसका 60% और उसकी डेथ हो गई है तो परिवार को जो पेंशन मिलेगी या उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलती है वो उसके 60% यानी अब 6,000 के लगभग उनको मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम जो पेंशन है वो
10 वर्षों की सेवा के बाद ही सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है। इसके फायदे हो गए, एक तो सुनिश्चित पेंशन मिल रही है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है, और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन यानी अगर आपने 10 साल कम से कम सेवा दी है तो आपकी रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। ये सुनिश्चित पेंशन हो जो पारिवारिक पेंशन और जो न्यूनतम पेंशन है वो मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार ही लागू होंगी। इसमें जो बदलाव होंगे वो मुद्रास्फीति जिस हिसाब से घट बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी पेंशन भी घट बढ़ सकती है, यानी महंगाई भत्ता उसमें ऐड हो जाता है। तो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक लमसम अमाउंट के लिए भी पात्र होंगे। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों का जो योगदान है वेतन, वो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% रहेगा, और इसमें केंद्र सरकार का जो योगदान है वो लगभग 18.5% का रहेगा। उम्मीद है इतनी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। सो एनपीएस वात्सल्य क्या है? ये आवश्यक बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है, यानी जो बच्चे अभी 18 साल की उम्र के नहीं हुए हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ही 2024-25 के बजट में माइनर्स के लिए एक पेंशन स्कीम लाई गई है जिसे वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य नाम दिया गया है। कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड ये पेंशन स्कीम है। 18 वर्ष से कम आयु के जो भी माइनर्स हैं वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। सभी माइनर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सब्सक्राइबर हैं उनको प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान यहाँ पर करना होगा, और अधिकतम कितना भी योगदान आप कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत जो माता पिता और अभिभावक हैं उनके द्वारा आवश्यक बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चों के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य जो एनपीएस खाता है उसमें बदला जा सकेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वयस्क होने पर आराम से इसे एक सामान्य एनपीएस खाते में तब्दील किया जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। अगले न्यूज़ में हम NIRF रैंकिंग पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस सीरीज़ को हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।